एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं ये, एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये जो हवा उड़ा रखा है, अपन लोग इतना घबराते हैं ना, आप लोग इतना सोचते हैं कि सर पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आते होंगे, कितना टाइम लगता होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चंस कैसे होंगे। ये सारी की सारी बातें जो है जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो गौर किया करें एक एक बात पे। जो काम की बात लगती है, जो काम का पॉइंट लगता है, उसे नोट कीजिए, अलग से नोट कीजिए। अब हमेशा की तरह जब भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते टाइम हमें पता है कि हम लोग पहले उसका पूरा बेसिक स्टैंडर्ड, पूरा बेसिक सॉल्यूशन समझते हैं, आखिरकार क्वेश्चन क्या है, वो जिस टॉपिक से है उस टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, ये सारी की सारी बातें हम लोग देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। इसकी लैंग्वेज ने कई लोगों को उलझाया। हालांकि उलझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी उलझ रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साफ साफ दिख रही है, कुछ चीज़ों पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बड़ी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, बड़ी आसानी से आप चीज़ों को कर लेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर आया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 25:4 था। चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं पास और फेल, इनका जो रेशो हमको दिया है स्टार्टिंग में 25:4, और अगर मैं टोटल स्टूडेंट मेंशन करना चाहूँ रेशो पे ही, तो 25+4 हो गया 29। यहाँ तक की बात तो क्लियर है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है, एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है, इसका मतलब क्या कि पहले जो 29 थे उसमें अगर हम लोग एक और विद्यार्थी को लेके आ जाएं। अच्छा, 29 जो रेशियो आ रहा है, अब रेशियो यानी कि अनुपात को हम समझे कितना, ये मायने रखता है यहाँ पर। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको टॉपिक की कितनी समझ है। देखिए, ये हमेशा कहता हूँ मैं कि अगर आप टॉपिक के बेसिक सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप टॉपिक के मीनिंग को नहीं समझ रहे हैं, तो आपको एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन प्रोड्यूस करके आपका माइंड देगा ही नहीं। आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगी अगर आप लोग पहले ही, मतलब प्रिपरेशन करते टाइम पे, कम से कम स्टार्टिंग में, जब अगर आप बेसिक फेज में, स्टार्टिंग फेज में, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के टाइम मैनेजमेंट पे मत भागिए। आप में से अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि क्या, कि कैसे भी करके फटाफट से आंसर आ जाए सर। अगर आप स्टार्टिंग के फेज में हैं, अभी आप टॉपिक को सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में हैं, तो आप पहले उसको बहुत धीरजताई से, बहुत तसल्ली से चीज़ों को समझिए। थोड़ा सा मैं रेशियो को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी क्लास में बताया, मैं शॉर्ट में समराइज़ करूँगा। शॉर्ट में एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे का क्वेश्चन उसमें क्या होगा। सबसे पहली बात तो हम लोग बात करते हैं रेशियो की। अगर अनुपात, आखिरकार मतलब क्या है इसका। जैसे मान के चलिए किसी क्वेश्चन में मुझे A/B यानी कि A/B मिला है, इसका मतलब क्या, एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान के चलिए मैंने कहा कि मेरी और मेरे फादर की एज का रेशियो 1:2 है। तो क्या इस बात का मतलब यह है कि मैं 1 साल का हूँ, मेरे पापा 2 साल के हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस बात का मतलब क्या है, 1:2 अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी और मेरे पापा की आयु का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मी एंड माई फादर इज 1:2, देन व्हाट्स द मीनिंग, इसका अर्थ क्या निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि किसी ना किसी संख्या का 1 गुना मैं हूं, और उसी संख्या का, उसी नंबर का 2 गुना मेरे पापा हैं। कहने का मतलब, अगर मैं ये कहूं कि मैं 25 एकम 25 साल का हूं, 25 का 1 गुना 25, तो मेरे पापा उसी वक्त 25 के 2 गुना 50 साल के हैं। अगर मैं 30 का 1 गुना 30 साल हूं, तो मेरे पिताजी जो है वो 30 का 2 गुना 60 साल हैं। अगर मैं 40 का 1 गुना 40 साल हूं, तो मेरे पिताजी 40 का 2 गुना 80 साल हैं। इस बात का निष्कर्ष ये निकला कि अगर हमारे पास दो अनुपात दिए हैं, रेशो दिया है कि कोई दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, कोई दो अलग अलग मात्राएं हैं, दो अलग अलग संख्याएं हैं, उनका अनुपात अगर 1:2 है, इस बात का मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि ये किसी ना किसी संख्या का ए गुना है, एनी नंबर, और उसी सेम संख्या का बी गुना है, सेम एनी नंबर। तो मान के चलिए कि ये x का ए गुना है और ये x का बी गुना है। तो रेशो जो है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो इस तरीके से निकलेगी, इट्स नॉट एक्चुअल वैल्यू। अगर किसी वक्त आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में, किसी क्लास में
बालक और बालिकाओं का अनुपात 3:2 है, तो इस बात का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पर 3 बालक है और 2 बालिकाएं हैं। इस बात का मतलब है कि वहां पर किसी ना किसी संख्या का 3 गुना बालक है और उसी संख्या का 2 गुना बालिकाएं हैं। हो सकता है 10 का 3 गुना 30 बालक है, तो उसी वक्त 10 का 2 गुना बालिकाएं हैं। अगर 100 का 3 गुना 300 है तो उधर बालिकाएं 100 का 2 गुना 200 है। अगर 1000 का 3 गुना 3000 है तो उधर बालिकाएं 1000 का 2 गुना 2000 है। रेशो अगर दिया है 3:2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। 3:2 का होने का मतलब है, अगर मैं कह रहा हूं बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, इसका मतलब किसी ना किसी संख्या का 3 गुना बॉयज है और उसी संख्या का, उसी सेम नंबर का 2 गुना गर्ल्स है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो जब तक हमें उस नंबर के बारे में पता नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि x का 3 गुना और x का 2 गुना, या जो भी रेशियो दिया जाता है क्वेश्चन में, उसके लिए हम लोग x मान के चलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें हमारे क्वेश्चन की, ये एक बेसिक समराइज मैंने किया है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ठीक है, एक बार आपका रिवीजन हो गया। तो हमसे ये कहा था कि भाई स्टार्टिंग में पास और फेल का जो रेशियो है वो 25:4 है, यानी कि 25:4 है, और टोटल 29 हम लोगों ने काउंट किया। अब यहाँ पर अगर हम लोग कह रहे हैं कि एक और विद्यार्थी नया आ जाता है, तो एक और विद्यार्थी नया आ जाने का मतलब 30 थोड़े ना हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल नंबर 29 थोड़ी है। हम लोग ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि पास और फेल का रेशियो अगर 25:4 है, अगर हमें दिया है कि पास और फेल का रेशियो 25:4 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पे पास होने वाले एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पास होने वाले संख्या जो विद्यार्थियों की दी हुई है वो 25 ही है और फेल होने वालों की संख्या 4 ही है। ऐसा नहीं है। किसी ना किसी संख्या का 25 गुना पास हुए हैं और किसी ना किसी संख्या का, या उसी संख्या का सेम नंबर का 4 गुना फेल हुए हैं, और उसी संख्या का 25 और 4 29 गुना वहां पे विद्यार्थी हैं। उसमें अब वो कुछ भी हो सकता है 25 का 10 गुना पास हुए हों, तो फिर 4 का 10 गुना फेल हुए हैं, और 29 का 10 गुना वहां पे थे। तो एग्जैक्ट नंबर तो हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, तो हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं, हाँ 25 4 है, 29 है, 29 जो है 29 जो है, इट्स नॉट एक्चुअल वैल्यू बट मल्टीपल ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, परीक्षा में भाग लेता है, उत्तीर्ण होता है, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती है। फेल होने वाले जो है वो पिछली बार से 3 कम है। अच्छा, एक नया विद्यार्थी ने, एक लाइन यहां पे लिख रही है क्या, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती है, ऊपर लिखा हो परीक्षा में भाग लेता है और उत्तीर्ण होता है। यानी कि क्या, कि ये जो नया वाला स्टूडेंट आया है ये टोटल स्टूडेंट में तो ऐड होगा, और इसके अलावा चूंकि ये पास हो रहा है तो वो पास वाले स्टूडेंट में भी जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये पास हो रहा है। तो पिछली बार वाले जो पास स्टूडेंट्स थे उससे एक ज्यादा अब पास हो रहा है, अभी तक के डाटा से तो हमें ये समझ में आ रहा है। और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती है। अब अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती है, इसका मतलब जो फेल वाले हैं वो पिछली बार से 3 कम होंगे। पिछली बार में जो भी फेल वालों का डाटा था उससे 3 कम हो जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से जो अनुपात है वो 22:3 है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से जो अनुपात होगा वो 22:3 होगा। इसका मतलब जो टोटल डाटा है वो 25 है। अच्छा, अब यहां पर इस चीज को और ध्यान रखिएगा, इस बात को और ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे 22:3 है तो ये और ये रेशियो बिल्कुल अलग है। अच्छा, नंबर्स क्वांटिटी के अकॉर्डिंग तो आपको अलग दिख ही रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि अगर यहां पर पास होने वाले स्टूडेंट, मान के चलिए यहां पर पास होने वाले स्टूडेंट 25 का 6 गुना है, 25 एक्चुअल नंबर नहीं है, 25 का 6 गुना है, तो फेल होने वाले 4 का 6 गुना है, और टोटल 29 का 6 गुना है। मान के चलिए अगर पास होने वाले 25 का 10 गुना है तो फेल होने वाले 4 का 10 गुना है, और टोटल स्टूडेंट 29 का 10 गुना है। कितना है मुझे पता नहीं है। अब कभी भी ये मत समझिएगा, कभी भी ये मत समझिएगा कि अगर यहाँ पे 25 का 10 गुना पास हुए हैं तो यहाँ पर 22 का 10 गुना ही पास हुए होंगे बाद में, ऐसा नहीं है। ये जो रेशो बदला होगा एक्चुअल नंबर्स से, जो एक्चुअल नंबर्स अभी तक हमारे पास नहीं है, उस एक्चुअल नंबर्स को कट करके जब ये रेशो बदला होगा तो ना जाने कौन सी संख्या से कट किया होगा, ना जाने कौन सी संख्या से भाग दिया होगा। और जब यहां वाले एक्चुअल नंबर्स को कट किया होगा तो जरूरी नहीं है सेम नंबर से किया हो, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा 25 4 और 29 25:4:29 ये तो सेम नंबर के मल्टीपल है। 22 3 एंड 25 ये भी सेम नंबर के मल्टीपल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर जिस नंबर से काटा गया होगा एक्चुअल वैल्यू को रेशियो में चेंज करने के लिए, उसी नंबर से 22 3 और 25 लाया गया है काट करके।
इतनी बात क्लियर है? अब समझिए क्वेश्चन को। एक चीज ऐसी है जिस पे फोकस करना पड़ेगा और इसी बात ने कईयों को उलझा दिया। बात यह है कि आप जब यहां देख रहे हैं कि भैया फेल होने वालों की संख्या पिछली बार से 3 कम है, फेल होने वालों की 3 कम है पिछली बार से, तो 3 कम होने का क्या मतलब हुआ? ये फेल होने वाले गए कहाँ? ये फेल होने वाले गए हैं पास में। अगर वो फेल नहीं हुए तो पास हुए हैं, क्योंकि और दूसरे दिमाग अगर आप लगा रहे हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन में इस तरीके का दिमाग लगता नहीं है। आप अगर ये सोचें कि सर हो सकता है वो ना तो पास हुए ना फेल हुए, सप्लीमेंट्री आ गई हो, ऐसा नहीं होता भैया। जब तक क्वेश्चन में इस तरीके की कोई बात नहीं कही जाती, आप पूर्वानुमान या अजम्पशंस पे काम नहीं कर सकते। एक चीज ऐसी है कि जो नया विद्यार्थी आया था उसने टोटल स्टूडेंट्स में तो 1 का इंक्रीमेंट किया, पास हुआ है इसलिए पास वाले में भी 1 का इंक्रीमेंट किया, मतलब 1 बढ़ा। ये जो 3 इधर से कम हुए हैं, ये 3 फेल नहीं हुए, तो इसका मतलब है पास हुए हैं, यानी कि ये इधर रखने चाहिए। तो अगर हम देखें तो एक्चुअल में, वास्तव में क्वेश्चन में लाइन दिख नहीं रही थी, ये हमें सोचना था, हमें देखना था। बहुत काम की बातें हैं। बेसिक से क्वेश्चंस करने का मतलब है माइंड की एक्सरसाइज हो जाना, माइंड खुल जाना। प्रैक्टिस के लिए तो करना ही चाहिए। शॉर्ट में कैसे हो सकता है, टाइम कैसे बचा सकते हैं, उस पर भी आएंगे। अभी लास्ट में जाकर के जब मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, अगर आप लास्ट तक इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो आप देखिएगा कि लास्ट में जाकर के जब ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे और आपके दिमाग में आएगा सर पहले ही ये बता देते आप, 2 सेकंड में आंसर आ गया। लेकिन नहीं, वो भी आना चाहिए, मैं मानता हूँ वो भी आना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से हम क्वेश्चंस को बेसिक से किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उसका मीनिंग क्या है, इसको नहीं खत्म कर सकते। ये चीज़ें समझना जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन समझेंगे तो आगे 4 में अपने आप दिमाग काम करना शुरू कर देगा। तो बात करते हैं आगे की। बात क्या थी हमारी कि एक्चुअल में जो पास वाले स्टूडेंट है, वो जो नया स्टूडेंट आया वो तो पास हो ही रहा है, और जो 3 फेल हो रहे हैं वो भी पास में आ गए। इसका मतलब है एक्चुअल में जो पास होने वाले स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो 4 बड़ा है। अच्छा, पास होने वाले स्टूडेंट्स पहले कितने थे? 25 नहीं, किसी संख्या का 25 गुना, नोट 25, किसी संख्या का 25 गुना। किस संख्या का 25 गुना सर पता नहीं है, और जिसके बारे में पता नहीं है उसे एक्स मान लो। तो मान के चलिए पहले जो पास होने वाले स्टूडेंट थे वो एक्स का 25 गुना थे, तो 25 एक्स थे। आज हुआ क्या कि पहले 25 गुना थे एक्स का, अब हुआ क्या कि एक जो नया आया वो बढ़ गया, और 3 जो फेल हो रहे थे वो भी इधर पास होने लग गए, तो अब कितने ज्यादा हो गए? 4। और ये जो है ये किसी ना किसी संख्या का कितने गुना हो चुके हैं? 22 गुना। अब किस संख्या का 22 गुना पता नहीं है, तो आप कहेंगे क्या एक्स का 22 गुना? नहीं सर, एक्स का 25 गुना पहले थे। अब जरूरी नहीं है कि एक्स का ही 22 गुना हो, तो मैं ये लेके चलता हूं वाई का 22 गुना। दूसरी बात कर लेते हैं, पहले जो फेल हो रहे थे विद्यार्थी वो एक्स का कितने गुना थे? 4 गुना, एक्स का ही थे, क्योंकि इसके टक्कर में जो 25 है वो एक्स का 25 गुना है। अब फेल होने वालों का नंबर कितना कम हो गया? 3। और अब ये जो है ये कितने गुना हो गए? 3 गुना। किसका? वाई का। तो आप कहेंगे वाई का 3 गुना। अगर मैं इसे भी रेशियो में जमा दूं, इन दोनों को भी रेशियो में जमा दूं, और 22 एंड 3 को भी रेशियो में जमा दूं, 22y/3y, तो मुझे इधर y से y कट कर देना चाहिए। इस बात से हमें एक और चीज समझ में आई, अगर इक्वल में हम लोग रेशियो जमा रहे हैं, इधर भी रेशियो उधर भी रेशियो, रेशियो के फॉर्म में जरा मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, p/q, अंश बटा हर के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में अगर हम लोग जमा रहे हैं, तो जिस तरफ कैलकुलेशन में प्लस माइनस नहीं हो रहा है डाटा, वहां पे हमें इंटीजर एक्स वाई लगाने की जरूरत नहीं है, जिधर हो रहा है उधर लगाना जरूरी है। तो हमें यहाँ पे वाई लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बुक्स जब आप लोग पढ़ते हो तो बराबर में कभी भी इस तरीके से एक तरफ तो एक्स या वाई लगा होता है, एक तरफ नहीं लगा होता है। एग्जैक्ट रीजन ये है, रीजन पता होना चाहिए। अब ये हुआ, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 थी 75x, 4 थी 12, 22 चौके 88, माइनस 22 थी 66। अगर मैं 75x को उधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा 13x, माइनस का 66 इधर लेके आता हूं तो प्लस हो जाएगा 66 प्लस 12 हो जाएगा 88, सॉरी 78, और एक तरफ 13x, 13x बराबर 78। 13 से आप 78 को काटेंगे, x का मान आएगा 6। आप शुरुआत से सोच रहे थे कि एग्जैक्ट नंबर 25 नहीं है, एग्जैक्ट नंबर 4 नहीं है, किसी संख्या का 25 गुना, किसी संख्या का 4 गुना। तो इसका मतलब ये हुआ x का मान आया 6। हमने x का 25 गुना और x का मान x का 4 गुना लिया था, तो हमने कहा कि 25 का 6 गुना और 4 का 6 गुना। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं, अब आपके सामने जो बात बनी है वो बात बनी कि जो पास होने वाले स्टूडेंट थे और जो फेल होने वाले स्टूडेंट थे
वो 25 का 6 गुना है, और 4 का 6 गुना है। 25 का 6 गुना 150, 4 का 6 गुना 24। आपसे पूछा क्या है, आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है। डिफरेंस आपसे पूछा है, अंतर, और अंतर आपसे पूछा है, तो 150 माइनस 24 हो जाएगा 126, और यही आपका आंसर है। ये था इसका बेसिक सॉल्यूशन। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि एग्जामिनेशन में अगर सिलेक्शन लेना है तो हर क्वेश्चन को इस तरीके से करके जितना एग्जाम में टाइम मिल रहा है उतने टाइम में तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो डाटा इस तरीके का देता है कि आपके सारे शॉर्ट मेथड जो है वो सब फेल हो जाते हैं, तो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि इसके अंदर हमारे पास एक तरीका था, एक तरीका है इस क्वेश्चन के अंदर जिसको देख करके हम मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं, लेकिन वो लक है, किस्मत है, कि वो किस्मत अगर एग्जामिनेशन में काम करती है तो हमारा काम बन जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, लक एग्जामिनेशन में हमेशा 100% काम नहीं करता, और लक हमेशा एग्जामिनेशन में 0% भी नहीं रह जाता। कुछ क्वेश्चंस में आपका लक काम करेगा, वहाँ आप शॉर्ट से क्वेश्चन कर देंगे, कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा देंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिक अप्रोच से आने चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं जुगाड़ से कर दूं, आप ये भी नहीं सोच सकते कि सारे के सारे क्वेश्चंस को बेसिक से ही करना होगा, नहीं। अगर आपके एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चंस में से आप 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे जिनमें जुगाड़ उगाड़ लगा लेंगे, कुछ हिंट ऐसे में आपको मिल जाएंगे जिनसे आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या हिंट था, हम क्या नोटिस कर सकते थे, क्या बात इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं, और इस क्वेश्चन से सीख करके हम आगे अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या वो चीज़ हम चेक कर सकते हैं। हो सकता है किस्मत से हमें आगे भी आने वाले कई क्वेश्चंस में जो अब हम इसमें लगाने वाले हैं वो चीज़ मिल जाए। अब वो बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप अगर इसकी लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसकी लास्ट वाली लाइन में आपसे बोला है कि सब आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कितना है। यानी कि आपसे बोला है इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन, प्रारंभ में, तो आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब शुरुआत में जो पास हुए और शुरुआत में जो फेल हुए उनका डिफरेंस आपको निकालना है। अगर आप गौर करते इस वाले बेसिक सॉल्यूशन को, अगर आप नहीं करते एग्जामिनेशन में और आप इसके अंदर थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप ले करके जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड एक दिन में नहीं बनेगा, आप डेली क्लास में पढ़ रहे हैं, इससे अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। अब देखिए होता क्या है, आपको शुरुआत में दिया हुआ है कि शुरुआत में पास और फेल का रेशियो जो है वो 25:4 है, 25:4 है। अब 25:4 है तो मैंने आपको शुरुआत में ही रेशियो का मीनिंग बताया है, मैं बार बार आपसे कहता हूं रेशियो मतलब कि 25:4 होने का मतलब है किसी संख्या का 25 गुना है, किसी संख्या का 4 गुना है। अब किसी संख्या का 25 गुना और किसी संख्या का 4 गुना, आई डोंट नो किसका 25 गुना किसका 4 गुना, मुझसे पूछा गया है, मुझसे पूछा है अंतर, डिफरेंस पास का और फेल का, मतलब किसी संख्या का 25 गुना और उसी संख्या के 4 गुना का अंतर पूछा है। अब किसी संख्या के 25 गुना में से मान लीजिए x के 25 गुना में से x का ही 4 गुना घट जाएगा तो x का 21 गुना बचेगा। अंतर तो यही कहता है, 25 में से 4 घटाओगे तो 21 आएगा, मतलब उसी संख्या का कितने गुना, 21 गुना। यानी कि मैं एक बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि मेरा आंसर जो होगा वो 21 का मल्टीपल होगा, किसी ना किसी संख्या का 21 गुना होगा, ये कंफर्म है। इस पूरे सॉल्यूशन को किए बिना मैं इतना अंदाजा लगा सकता था कि मेरा जो आंसर होगा वो किसी ना किसी संख्या का 21 गुना होगा। यानी कि मेरा ऑप्शन जो मुझे दिख रहे हैं उनमें से मेरे वो आंसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते जो किसी संख्या का 21 गुना नहीं है, या जो 21 का मल्टीपल 21 का गुणज नहीं है, 21 के टेबल में 21 के पहाड़े में नहीं आते। अगर मैं ऑप्शंस को चेक करूं, 132 एक ऐसी संख्या है जो 21 का गुणज नहीं हो सकती, मल्टीपल ऑफ 21 नहीं हो सकती। 174 एक ऐसी संख्या है जो नहीं हो सकती, 150 है जो नहीं हो सकती। ओनली वन नंबर इज देयर, ओनली वन ऑप्शन इज देयर, केवल एक ही ऑप्शन है जो 21 का गुणज हो सकती है और वो है 126। ये कर सकते थे, लेकिन मैं फिर कहूँगा आप खुद के दिल से पूछिए, क्या ऐसा ज़रूरी है कि आपको 3 ऑप्शन 21 के गुणज ना मिले और केवल एक ही 21 का गुणज मिले, मल्टीपल ऑफ 21 मिले। हाँ, यहाँ किस्मत से एक ही मल्टीपल था, आगे मिल भी जाए ना भी मिले, मिल गया इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके का ऑप्शन मिल गया, वेल एंड गुड है। नहीं मिला तो हमारी टॉपिक को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है,
और ये सीखना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए सीखना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस एग्जामिनेशन को देने का, क्वेश्चंस को करने का तभी डेवलप होता है जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है?